क्या है आईएफएससी, पहले ये आपको समझना होगा। तो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये स्टूडेंट्स मान के चलो कि ये है आपका एसईजेड। जो एसईजेड था वो एसईजेड किसके लिए है? फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो आईएफएससी है, दिस इज नथिंग बट इट इज एन एसईजेड फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का क्या है? ये एक एसईजेड है। तो जैसे आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि एसईजेड में भी वो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को और उनको रियलाइजेशन होती है फॉरेन करेंसी में, और उस रियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में दे ऑल गेट और दे आर एलिजिबल फॉर व्हाट? दे आर ऑल एलिजिबल फॉर द डिडक्शन जो आपने देखा था 10AA का। ऐसा ही कुछ आईएफएससी को भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इनके जो बेनिफिट्स है बहुत स्प्रेड है। मतलब कि इनके जो स्टेक होल्डर्स देखो कौन कौन लोग हैं जिसको ये बेनिफिट दे रहे हैं। इंसेंटिव फॉर द इन्वेस्टर्स, इनके लिए क्या है? आईएफएससी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहां पे करते हैं? इन द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो आईएफएससी में है, उनके लिए क्या है बेनिफिट? वो एक है पॉइंट है। पहले ये देख लेते हैं, हेडर देखते हैं, बाद में आते हैं इसका। इंसेंटिव फॉर द यूनिट सिचुएटेड इन आईएफएससी, उनके लिए क्या बेनिफिट है? दैट इज अ सेकेंड कैटेगरी। उनकी बेनिफिट क्या होगी? ये आपकी सेकेंड कैटेगरी है। पार्ट बी, तो जैसे कि आपके एसईजेड की यूनिट्स थे तो उनके लिए क्या बेनिफिट थी वो हमने डिस्कशन किया था। 10AA का उनको रिडक्शन मिलता था। तो उसी तरीके से आईएफएससी वालों में जो यूनिट्स है उनको क्या इंसेंटिव दी जा रही है, वो पॉइंट नंबर बी है। सी पॉइंट है इंसेंटिव टू नॉन रेसिडेंट गिविंग लोन। जो लोन दे रहे हैं किसको? यूनिट्स जो कि आईएफएससी में सिचुएटेड है, उनको उससे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो उनके लिए क्या इंसेंटिव है वो है। और आखिरी में स्टूडेंट्स आरओआई का ये फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट, ये मैंने आरओआई में उस समय पे बोला था आपको कि ये हम लोग आईएफएससी में कर लेंगे, क्योंकि उस समय पे आपको समझ में भी नहीं आता था कि ये क्या चीज है। और देखिए स्टूडेंट्स एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका इंतजार करता होगा ये कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सिचुएशन होगा, तो ये हमें इस चीज को आईएफएससी को ट्रेड ऑफ करना है। काफी प्रबल दावेदारी है कि स्टूडेंट्स, प्रबल दावेदारी होगी इस पर्टिकुलर सेक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट नाउ। पहले देखते हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। आपको पता होगा स्टूडेंट कि जो सिक्योरिटीज होते हैं विच इज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो एक ध्यान रखना कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में एसटीटी पे होता है। देयर इज एन एसटीटी कंसेप्ट जो कि पे करने पे आपको इंसेंटिव्स मिलती है। इंसेंटिव ये है कि अभी आप देखो कैपिटल गेन्स के हेड में कंसेशनल टैक्स रेट्स पे क्या होगा, वो कैपिटल गेन्स टैक्स किए जाते हैं। कंसेशनल टैक्स रेट पे कैपिटल गेन्स टैक्स किए जा रहे हैं। आईएफएससी में ये देखेंगे आप लोग कि वहां पे एसटीटी और ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता। तो अगर एसटीटी और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है तो फिर वो जो कंडीशन है फॉर द कंसेशनल टैक्स रेट फॉर द कैपिटल गेन्स, तब तो वो कंडीशन वो आप सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं कर रहे हो, उससे एक खतरा बढ़ जाता है। किसका खतरा बढ़ जाता है? एग्जामिशन आपको शायद फिर नहीं मिलेगा। यही बात को खतरा रहेगा कि फिर आपको एग्जामिशन शायद नहीं दिया जाएगा। जो एग्जामिशन मतलब कि कंसेशनल टैक्स रेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या आईएफएससी में जो उनके जो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जिन पे एसटीटी नहीं लगता है, क्या उनकी कैपिटल गेन्स को भी वही सेम तरीके से कंसेशनल टैक्स रेट्स जो कैपिटल गेन्स पे बनता है, क्या उनको एक्सटेंड किया गया है? लेट्स हैव अ लुक। तो पहले तो ये पैराग्राफ बताया गया, एग्जामिशन दिया गया है एसटीटी और सीटीटी का। तो यहां पे बताया गया है कि द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द फाइनेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ सीटीटी नॉट टू बी अप्लाइड। ये एसटीटी का ऊपर है। एसटीटी आपको नहीं लगेगा। नॉट टू अप्लाई टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन entered into by any person on a recognized stock exchange located in IFSC where the consideration for such transaction is paid किसमें? in foreign currency। तो अगर ये जो शेयर्स जो आप खरीद रहे हो बाद में बेच रहे हो, ये अगर फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजैक्ट हो रहा है तो फिर भले ही आप पे एसटीटी ना लगती हो तब भी
वो तो आगे होगा, लेकिन एक चीज पक्का है कि एसटीटी क्या लगेगी, एंड आंसर इज नो, एसटीटी इस पे नहीं लगेगा। ये क्लियर कट उन्होंने बता दिया है इन कॉन्टेक्स्ट में। सो नो एसटीटी वुड बी लेविड, क्योंकि ये चीज को एग्जाम किया गया। सेम वही कंडीशन सीटीटी पर भी है कि कोई सीटीटी नहीं लगाएंगे अगर वो ट्रांजैक्शन जो कमोडिटी का हुआ है वो किस पे हुआ है, इन ऑन अ फॉरेन करेंसी। अब ये कंसेशनल टैक्स रेट है कैपिटल गेन्स के। ये कैपिटल गेन्स में देखेंगे आप लोग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 112 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 111 है। और आप यही देखोगे कि इनको क्या है, कंसेशनल टैक्स रेट एक्सटेंड कर दिया गया है। ये ऊपर वाला तो एलटीसीजी के बारे में बता रहे हैं। प्रोवाइडेड अगर ये ट्रांजैक्शन अंडरटेक किया गया इन फॉरेन करेंसी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द आईएफएससी is not paid, where STT is not paid in respect of such transaction. तो STT इन ट्रांजैक्शन पे होने नहीं होने की वजह से क्या इनकी एग्जाम जो उनको कंसेशनल टैक्स रेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का, क्या वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा? एंड आंसर इज यस। तो उनको कंसेशनल टैक्स रेट ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा, एंड दैट इज व्हाट दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट। सेम केस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे भी वही बात है कि एसटीटी अगर पे नहीं होता है, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन आपने किया है फॉरेन करेंसी में, तो फिर उस ट्रांजैक्शन पे आपको कंसेशनल टैक्स रेट 15% का भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, अगर ट्रांसफर किया है शेयर्स को, किसने किसको किया है, बाय अ नॉन रेसिडेंट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये देखो क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट, मतलब कि स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट सारे नहीं, बाय अ नॉन रेसिडेंट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज located in the IFSC shall not be regarded as a transfer where the consideration for such transaction is paid or payable by foreign currency। तो वो कौन से होंगे आपके कैपिटल एसेट जिसको नॉन रेसिडेंट अगर ट्रांसफर करता है उस पे उसको सीजी का टैक्स नहीं लगेगा? बॉन्ड या जीडीआर है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी, या डेरिवेटिव्स हो, या अदर सिक्योरिटीज एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनआर को ये एक इंसेंटिव है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करे, आईएफएससी में ये सारे स्पेसिफाइड एसेट्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करे, ताकि इससे जो उसको गेन बनेगा उस पे उसको कोई भी आपको टैक्स इंडिया में पे नहीं करना है अगर वो ट्रांजैक्शन करता है किसमें, इन द फॉरेन करेंसी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव विच इज बीन एक्सटेंडेड टू द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटीज इन द आईएफएससी। अच्छा, बाय द वे ये आईएफएससी है कहां पे, बताइए? आईएफएससी ये है कहां पे स्टूडेंट्स? गुजरात में है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। एक पहला आईएफएससी गुजरात में, दूसरा अभी मुंबई में, वो पहल कर रहे हैं दूसरा मुंबई में डालने के लिए। तो ये फाइनेंशियल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ये दो पर्टिकुलर इन्होंने पहले दो लोकेशन को फ्रीज कर रखा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में नोटिस करना कि ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे एक तरीके से प्रॉम्प्ट करेगी द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि ध्यान रखना ऐसे ही आईएफएससी वर्ल्ड वाइड में हर एक बड़ी बड़ी कंट्रीज बना रही है ताकि गुड्स के साथ साथ जो एसईजेड के जरिए से होता था, अब फाइनेंशियल सर्विसेज को भी इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। 4D देखना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा एआईएफ आ चुका है। एनी इनकम अक्रूड और अराइजन टू और रिसीव्ड बाय, किसको रिसीव हो रहा है? कैटेगरी 1 एंड 2 ऑफ एआईएफ एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जो कि ऊपर वाले कैपिटल एसेट है, ये आपने एआईएफ को भी एक्सटेंड कर दिया है। और कंसिडरेशन तो वही होगा, सेम कंडीशन है, कंडीशन सेम है फॉरेन एक्सचेंज में। टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम अक्रूड और अराइजन और इज रिसीव्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, to the extent। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको पता होगा स्टूडेंट एक चीज में, एआईएफ के इन्वेस्टर्स हैं, कैपिटल गेन से किसके हाथ में टैक्स होता है? एआईएफ में कैपिटल गेन किसके हाथ में टैक्स होता है? नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्स होता है, सॉरी इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स होता है। ये जो उसके एआईएफ के इन्वेस्टर से पास थ्रू है, तो वो तो आप उसके हाथ में टैक्स करते हो। तो उन्होंने कहा है कि जो कैपिटल गेन्स की इनकम अक्रू या राइज होगी किसको? एआईएफ को, इन रिलेशन टू वो जो ट्रांजैक्शन करेंगे इन दी स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट, और उसके ट्रांसफर पे जो सीजी इनको बना है
उस सीजी पे स्टूडेंट्स, ऑन दैट पर्टिकुलर सीजी क्या होगा, ये आईएएफ को एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल गेन्स आर एट्रीब्यूटेबल टू whom, टू द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स। क्योंकि लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है, ये जो इनकम है ये फाइनली किसके हाथ में असेस होना है, ये फाइनली असेस होना है इन्वेस्टर्स के हाथ में। तो जब इन्वेस्टर के हाथ में असेस हो रहा है और वो इन्वेस्टर जो है वो नॉन रेसिडेंट टाइप का है, तो फिर जो ऊपर वाला एग्जाम्पशन आपने देखा था 47 में, तो क्या वही एग्जाम्पशन इनको भी मिल जानी चाहिए? ना, आंसर इज यस। तो सेम एग्जाम्पशन इनको भी एक्सटेंड किया जा रहा है इस जरिए से, और ये 10(4)D में ये क्या होगा, ये इसकी एग्जाम्पशन बना के रखी गई है। इंपॉर्टेंट है और ये लॉजिकल भी है, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स ये असेस इन्वेस्टर के हाथ में करते हैं, ना कि एएफ के हाथ में। और अगर उसका जो इन्वेस्टर नॉन रेसिडेंट है, तो जितना कैपिटल गेन्स आईएफएससी को बना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज एलिजिबल कैपिटल एसेट दैट टू इन द फॉरेन करेंसी, तो फिर उस केस में जो भी कैपिटल गेन्स एट्रीब्यूट होगा उस इन्वेस्टर को जो कि नॉन रेसिडेंट है, उतनी तक की कैपिटल गेन्स क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। उतनी तक की कैपिटल गेन्स क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अब यूनिट्स के लिए देखेंगे स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, यूनिट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा देखेंगे आप लोग। सबसे पहला है मैट स्टूडेंट्स 15% हो चुका है, वैसे पहले 18.5 था, अब वो 15% हो गया है एज पर द फाइनेंस एक्ट 2019। अब ये तो चलो 15% हो गया है एज पर द FA 19, लेकिन दूसरी बात ये है कि आईएफएससी में अगर कोई ऐसी यूनिट होगी, आईएफएससी में अगर कोई ऐसी यूनिट होगी तो उसका जो रेट होगा वो 9% होगा। सो दैट रेट वुड बी 9%। तो ये भी एक है फर्दर इंसेंटिव की मैट प्रोविजन की रेट को हम 9% कर रहे हैं। एएमटी देखो, एएमटी में कोई चेंजेस नहीं है, मैट 15% हो गया, लेकिन एएमटी अभी भी 18.5% पे है। लेकिन आईएफएससी में जो यूनिट होगी उनके जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो होगा, उनके जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो होंगे, उन यूनिट के एडजस्टेड टोटल इनकम पे एएमटी का रेट, कंसेशनल रेट होगा कितना होगा, 9% का। डीडीटी, क्वेश्चन ये आता है कि क्या डीडीटी लगेगा, देखते हैं व्हाट द सेक्शन सेज। Subsection 8 of 1150 provides that no tax on distributed profit shall be chargeable in respect of the total income of the company being a unit located in the IFSC deriving income solely, बहुत इंपॉर्टेंट है, in convertible foreign exchange। तो ये जरूरी होगा कि ये कंडीशन तभी होगी कि डीडीटी आपको नहीं लगेगी अगर वो जो यूनिट है आईएफएससी में, अगर वो इनकम कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही, तो उस हिसाब से कोई डीडीटी इन पे नहीं लगेगा। एंड दैट इज व्हाट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। फर्दर, एनी डिविडेंड पेड आउट ऑफ द इनकम accumulated as a unit of IFSC after this thing shall not be liable to tax on the distributed profit। ये क्योंकि अमेंडमेंट 2017 का है, इसके लिए 17 के पहले वाले accumulated profit की डिविडेंड अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बाद में 17 के बाद, तो क्या उस पर डीडीटी लगेगी, तो उस पर भी उन्होंने बोल दिया है कि कोई डीडीटी नहीं लगेगी। तो ये डीडीटी ये ना तो लगेगा किसके हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी नॉर इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग व्हाट, द डिविडेंड। ये दोनों ही केस में आइदर इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी और द पर्सन रिसीविंग सच डिविडेंड। तो डीडीटी ये ना तो उनके हाथ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगना है, किसके हाथ में, वो कंपनी के हाथ में, और ना ही उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, प्राइमरी जो उनको डिविडेंड मिल रहा है उनके हाथ में भी ऐसा नहीं कि वहां पे उसको छोड़ के इसको अटका दिया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का। यही वजह है कि वो दोनों ही लेयर पे, ना तो उस यूनिट पे जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो आईएफएससी में सिचुएटेड है उसको लेके, ना ही उनके शेयर होल्डर्स को लेके कोई भी डीडीटी या डिविडेंड का कोई टैक्स इंप्लीकेशन बनेगा। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। सेम वही है 115 स्टूडेंट्स, म्यूचुअल फंड वाला केस है। तो म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि जैसे म्यूचुअल फंड में हमने देखा था 10% प्लस 2, 12% प्लस 4% का डीडीटी लगता है। तो क्या अगर कोई म्यूचुअल फंड का कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी अगर आईएफएससी में है और फिर वो क्या कर रही है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने यूनिट होल्डर को, तो क्या डीडीटी ऑफ म्यूचुअल फंड एंड जो एग्जाम्पशन है इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर, उस पर क्या होगा, इस पे देखते हैं। नो एडिशनल इनकम टैक्स शैल बी चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ any amount
of the income distributed on or after 1st September 2019 by a specified mutual fund out of its income derived from the transaction made on a recognized stock exchange located in any IFSC and where the consideration, ये तो हमेशा हर जगह पे consistent ultimately है, in convertible foreign exchange. ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स ATLA, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज. Deduction at 100% of profit increased to 10 consecutive AYs out of 15 consecutive AYs. तो यहाँ पे देखो सेक्शन ATLA has been amended to provide a 100% deduction in respect of income of unit of IFSC from its business which is approved for setting up in SEZ. तो उनको क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा फॉर एनी 10 consecutive year at the option of the SSC out of 15 AY beginning with the AY relevant to the previous year in which the permission has been granted. तो 10 सालों के लिए 100% प्रॉफिट क्या होगा स्टूडेंट, इनकी डिडक्शन ATLA में तय की जाएगी और ये बहुत एक बड़ा इनके लिए इंसेंटिव है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये आ रहा है 115A. इसको समझने के लिए बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो. मान के चलिए स्टूडेंट्स की अब HSBC की बात करूं या सिटी बैंक की बात करूं तो उनके भी अपने ब्रांच क्या है वहां पे आपको मिलते हैं. HSBC सिटी बैंक के ब्रांच आपको IFSC मिलेंगे. ये है तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है. अच्छा, अब ये क्या करेंगे, लोन देंगे. लोन से अब इनको आएगा इंटरेस्ट इनकम. अब आपने देखा है कि अगर नॉन रेसिडेंट को, क्योंकि ये फॉरेन बैंक इंडिया में नॉन रेसिडेंट है क्योंकि सिर्फ उनका ब्रांच है इंडिया में, तो अगर फॉरेन पर्टिकुलर अगर ये कोई फॉरेन एंटिटी है, नॉन रेसिडेंट है, अगर नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट इनकम अगर आता है तो वो इंटरेस्ट इनकम को आपको पता ही है कि 115A के अंदर उसको चार्ज किया जाता है. ग्रॉस बेसिस पे 115A में ये क्या होता है, चार्ज होता है. तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आ रहा है कि अगर कोई एक फॉरेन बैंक है जिसकी ब्रांच क्या है, इंडिया में है, तो वो पर्टिकुलर ब्रांच क्या होगा, वो लोन जो देगा इंडिया, वो IFSC में फॉरेन करेंसी में लोन देगा, ये तो बात पक्की है, और उसको इंटरेस्ट इनकम भी आएगा, isn't it? तो उस पे 115A का जो है, 115A का जो होगा वो रेट लग जाएगा, ठीक है. लेकिन 115A क्लियरली होता है कि वो जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो ग्रॉस बेसिस में हम क्या करेंगे, असेस करेंगे. 115A में ग्रॉस बेसिस में वो इंटरेस्ट इनकम असेस होती है. अब यही बैंक आप नोटिस करना कि ये बैंक जिसकी ब्रांच है IFSC में, उसको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है और ये उसका मेन क्या बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, मेन बिजनेस इनकम है. एज पर 115A ये ग्रॉस बेसिस में असेस होगा. लेकिन एट द सेम टाइम ये इंटरेस्ट इनकम क्योंकि उनका मेन बिजनेस इनकम है, उनको ATLA का डिडक्शन भी तो चाहिए होगा. जो अभी भी आपने देखा है ATLA का डिडक्शन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट पर है. अब इनकी बिजनेस प्रॉफिट क्या है, यही बैंक लोन देती है और उसको इंटरेस्ट इनकम आता है. दैट इज इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस प्रॉफिट. तो अगर ये उनका बिजनेस प्रॉफिट है जो कि 115A में ये असेस होगा, तब तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि सिटी बैंक, HSBC आपके ब्रांच की जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्योंकि 115A में असेस हो रही है, इस वजह से हम आपको ATLA का डिडक्शन देंगे नहीं. तब तो ये उनके लिए बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव हो जाएगा कि हमें यार 10 साल का हमें नहीं पे करना टैक्स, तो हमें 115A में भी क्या चाहिए, हमें 115A में भी इस पर्टिकुलर इनकम के कॉन्टेक्स्ट में क्या चाहिए, डिडक्शन चाहिए. तो ये डिमांड जो है उनकी जायज है एक तरीके से, क्योंकि 115A ग्रॉस बेसिस बोल रहा है, और अगर ग्रॉस बेसिस बोल दूं तो ये जितने फॉरेन बैंक है जिनकी इंडिया में ब्रांच है और जिनको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है लोन देके इन फॉरेन करेंसी, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम जो उनको आ रहा है इन फॉरेन करेंसी एज वेल, वो इंटरेस्ट इनकम एक्चुअली उनका बिजनेस इनकम है, ठीक है, और उस पे ATLA बन रहा है. लेकिन 115A होने की वजह से ये ग्रॉस बेसिस में असेस होगा, और क्योंकि ये ग्रॉस बेसिस में असेस होगा, इस वजह से आप क्या करने की कोशिश करोगे, डिडक्शन रोक दोगे. तो ये उनके लिए स्टूडेंट्स बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. और इसी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट FA 19 ने किया, देखिए क्या है. 115A subsection 4 has been amended to provide that such condition of non-availability of deduction under section ATLA shall not be applicable to deduction allowed to a unit of IFSC, that is a unit of IFSC
can claim deduction under section 80LA against the interest income specified therein. Specified therein ये लिख सकते हो which is chargeable under section 115A, जो कि चार्जेबल किया जाता है 115A। 115A ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ग्रॉस बेसिस पे क्या होता है, ये टैक्स लगाया जाता है, और जो भी स्पेशल रेट्स हैं वो अगर ग्रॉस बेसिस में टैक्स लगाते हैं, इसका मतलब कोई डिडक्शन या फिर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन IFSC वालों के लिए इन्होंने खास कर क्या किया है, यहाँ पे अगर कोई एक फॉरेन बैंक है, उसकी ब्रांच इंडिया में है और वो लोन देती है फॉरेन करेंसी में, जिसकी वजह से उनको इंटरेस्ट इनकम भी मिल रहा है फॉरेन करेंसी में, तो उस हिसाब से 115A का सेक्शन तो बैठ रहा है, ठीक है। और 115 अगर ये बैठ गया तो फिर डिडक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली कार्व आउट कर दिया है इस केस को कि उनको हम 80LA का डिडक्शन दे देंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि आप लोग ध्यान रखना। इंसेंटिव फॉर नॉन रेसिडेंट गिविंग लोन टू द यूनिट सिचुएटेड इन IFSC। इंसेंटिव्स किसको? टू नॉन रेसिडेंट, फॉर नॉन रेसिडेंट गिविंग लोन टू द यूनिट सिचुएटेड इन IFSC। Any income by way of interest payable to a non-resident by a unit located in an IFSC in respect of monies borrowed by it on or after 1st day of September 2019 is exempt from tax। तो किसको दे रहे हो इंटरेस्ट? नॉन रेसिडेंट को मिल रही है इंटरेस्ट बाय अ यूनिट लोकेटेड इन IFSC। मतलब IFSC का यूनिट ने क्या किया? बोरो किया है। किससे बोरो किया है? एक नॉन रेसिडेंट से। कोई भी यूनिट होगा जो IFSC के अंदर है, अगर वो बोरो करता है किससे? एक नॉन रेसिडेंट से, तो फिर उसका उस नॉन रेसिडेंट का क्या होगा? ये इनकम यहाँ पे एग्जेम्प्ट माना जाएगा अंडर सेक्शन 1015 के अंदर। तो एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट बाय अ यूनिट लोकेटेड इन एन IFSC in respect of money borrowed by it on or after 1st day of September 2019 is exempt from tax। तो यूनिट्स अगर करते हैं ये पर्टिकुलर गुजारिश कि हमने ये करना है, इन्वेस्टमेंट बोरोइंग करना है फ्रॉम देयर नॉन रेसिडेंट, तो उससे अगर बोरोइंग करके अगर वो पे करते हैं इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट इनकम इन पर्टिकुलर NR के लिए क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। कंडीशन यही होगा कि ये बोरोइंग जो होगी, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, मनी जो बोरोड होगा, ये इसका डेट आपको दे दिया गया है ऑन और आफ्टर 1st day of September 2019। इस डेट का बोरोइंग्स को ध्यान रखना। उसके बाद जितने बोरोइंग्स होंगे तो वो इंटरेस्ट इनकम नॉन रेसिडेंट का क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो मैं अगर ये कहूं कि अगर बैंक से अगर लोन लिया गया, किस बैंक से लोन ले रहे हो आप लोग? HSBC का जो IFSC में ब्रांच है, ठीक है। किसने लिया है लोन? अगर एक यूनिट वाले ने लिया है, अगर वहां की एक यूनिट ने अगर क्या है IFSC के ब्रांच में, HSBC का जो ब्रांच वहां पर IFSC में, उससे अगर लोन ले रहा है, लेकिन कब लेना होगा? 1 सितंबर 2019 के बाद। तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा? इनको क्या होगा? एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब कि ये जो इंटरेस्ट जो दे रहे हैं यूनिट टू HSBC इन IFSC, वो इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर वो यूनिट क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो आप ये असम्पशन नहीं करेंगे। ये यूनिट अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, सो प्लीज डोंट मेक दिस असम्पशन ऑफ दिस 1015। बहुत जरूरी है, दे हैव टू मेक दिस स्पेसिफिक रेफरेंस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओनली देन you will say that the interest income of this non-resident is exempt, unless they say to you that the borrowing is made by whom? By the units which are situated in IFSC। जब तक ये नहीं आपको मिल जाता, आप ये अल्टीमेटली और डेट्स के साथ, दोनों चीज को लेके, डेट्स और किसने बोरोइंग किया है, ये दोनों चीज, डेट्स पे फोकस करना है आपने, बोरोइंग की डेट क्या है और किसने ये बोरोइंग किया है, ये दोनों चीज पे फोकस करना है, तब जाके ही आप अपने आंसर में एग्जामिशन का पॉइंट लिखोगे। लास्ट पॉइंट आ जाइए स्टूडेंट्स। अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट या फिर अ फॉरेन कंपनी हैविंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट फंड सेट अप इन एन IFSC लोकेटेड इन इंडिया। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 या 2 का कहां पे सेटअप हुआ है IFSC में, लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये इनकम किसको मिल रहा है? इनकम AIF को इनकम है बोल की बात हो रही है या फिर नॉन रेसिडेंट की बात हो रही है? नॉन रेसिडेंट की बात हो रही है।
नॉन रेसिडेंट हैविंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर किससे मिल रहा है? तो उस नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट फंड जो कि सेटअप है इन IFSC shall be exempt to furnish ROI under section 139(1). तो वही इन्वेस्टर की बात हो रही है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द NR इन्वेस्टर, NR नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर ऑफ AIF. तो वो AIF को जो कि सिचुएटेड कहां पर है? इन दी IFSC. तो IFSC में अगर वो AIF सिचुएटेड है, सेटअप किया गया है, तो उनके जो इन्वेस्टर होंगे जिनको इनकम मिलती होंगी IFSC से, वो इनकम बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा? उस इनकम पे सॉरी वो पर्टिकुलर पॉइंट पे दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रिटर्न फाइलिंग सेक्शन. क्यों नहीं बाय द वे रिटर्न फाइल करना स्टूडेंट्स? क्या लॉजिक हो सकता है इसका? अच्छा, यहाँ पे दे दिया गया प्रोवाइडेड दैट TDS इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम हैज बीन डिडक्टेड एंड रेमिटेड टू द CG बाय सच इन्वेस्टमेंट फंड एंड देयर इज नो अदर इनकम. ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड देयर इज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्सन अदरवाइज लायबल टू फाइल द ROI. ये इसमें लिख देना यहाँ पे जस्ट लाइक कंडीशन लिख देना, कंडीशन जस्ट लाइक 115 BBA. हमारे नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन में भी अपन ने देखा था स्पोर्ट्स पर्सन की सिर्फ 3 इनकम, और अगर उसके सिर्फ 3 ही इनकम होंगे और उस 3 इनकम पे क्या है TDS डिडक्ट कर दी गई होगी, तो फिर सिर्फ 3 इनकम की बात रखी गई है और उस पर TDS डिडक्ट कर दी की गई होगी, और फिर उस केस में क्या होगा? वो जो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है उसको एग्जामिशन मिल जाता है और फाइलिंग ऑफ द ROI. सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी कंडीशन आपको लिखना होगा. तो ये एक नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक रिलीफ है प्रोसीजरल कंप्लायंस से. और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ROI में ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं. अब स्टूडेंट्स आप लोग पहले ये सॉल्व करोगे अपने लेवल पे, और फिर बाद में इसके पार्ट D आपको देखना है, आखिरी पार्ट. क्योंकि पहला आपको कोशिश आपकी रहेगी, आप गलती करोगे, बिल्कुल करोगे, लेकिन गलती से ही आप क्या होगे, आपको अल्टीमेटली पता रहेगा कि ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं क्वेश्चंस को. ये मैंने आपके लिए बनाया है क्वेश्चंस. क्या है एक बार क्वेश्चन देखना. क्वेश्चन नंबर 12, HSBC हांगकांग अंडरटेक इट्स बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया थ्रू इट्स वेरियस ब्रांचेस इन इंडिया इंक्लूडिंग अ ब्रांच इन IFSC. उसका एक ब्रांच IFSC में भी है. ऑल कंसिडरेशन रिसीव बाय IFSC यूनिट इज इन फॉरेन करेंसी. अच्छी बात है. It furnishes the following information based on which you are supposed to calculate its tax liability including MAT. आप टैक्स लायबिलिटी सिर्फ अभी के लिए जो करोगे ना, अभी करना स्टूडेंट्स, आप लोग नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मैट अभी रहने दो. नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तक ही आप फोकस करके चलना, ठीक है. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आपको बताया गया 50 लाख का और वहां पे 300 लाख का. Out of the above profit, rupees 30 lakhs and 80 lakhs represents interest incomes on money borrowed by Indian concern in foreign currency. तो इंडियन कंसर्न ने किया, यूनिट्स वो नहीं लिखा गया, ध्यान रखना, यूनिट्स इन IFSC नहीं लिखा गया, ठीक है. इंडियन कंसर्न ने लिया, मनी बोरो की है इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम IFSC ब्रांच एंड अदर ब्रांचेस रिस्पेक्टिवली. और साथ साथ में ये भी नहीं लिखा है कि वो बोरिंग का डेट क्या है, ठीक है. तो इसका मतलब वो एग्जाम्पशन 10-15 का मत करवा देना ये इंटरेस्ट इनकम पे. कहने की बात ये है. पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर NPA एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स. ये मान के चलो इट इज डेबिटेड, ये मान के चलो डेबिटेड इन द PNL. इसको आप मान के चलेंगे कि PNL में क्या है, डेबिट हो चुकी है. आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट करके हमें कुछ पता लग रहा है कि हमें कुछ और भी करना है. बिल्कुल पता लग रहा है. याद करो 3617A, वहां पे आप क्या करते थे, प्रोविजन फॉर NPA जो है एज पर द बुक्स वो आप ऐड करते हो, और जो प्रोविजन 3617A के हिसाब से बनता है, प्रोविजन जो बनता है 3617A के हिसाब से बनता है, जो कि एक फॉरेन बैंक के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना बनता है, 5% ऑफ दी टोटल इनकम बिफोर व्हाट, बिफोर दिस पर्टिकुलर 3617A डिडक्शन, वो आपको लेना पड़ता है. दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू पिक इट अप. तो वो आपको पिकअप करना होगा. तो ये आप एड बैक करेंगे और फिर वो लेस करेंगे. क्या लेस करेंगे आप, द प्रोविजन जो होगा वो लेस करेंगे. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अभी आप फिलहाल सिर्फ यही फोकस करना, यही फोकस करेंगे आप लोग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के कॉन्टेक्स्ट में. यही चीज फोकस करनी है आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैट आपको अभी फिलहाल करना नहीं है.
ये चीज देख के कोशिश करो। अगर चाहे तो आप 3617 में वहां पे जाके भी एक बार क्रॉस रेफर कर लो। क्या है, एक बार जरा कोशिश करना, गलतियां जबरदस्त निकलेगी, ठीक है, लेकिन अभी कर लो तो अच्छा है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी करो स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं सोल्यूशन दे दूंगा और रैप अप कर दूंगा विच टनेज टैक्सेशन के हिसाब से, और ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। पहले मैं चाहूंगा आप लोग इसको कोशिश करेंगे अपने एंड पे, जो भी आपको बनता होगा देखना होगा 3617 में, वहां पे देख लो। एक क्वेश्चन भी 3617 में मैंने करवाया था वहां पे, वो रेफर करना करके प्लीज उसको एक बार कोशिश करना। गलती निकलनी चाहिए बाहर, तब जाके एप्लीकेशन बन पाएगा, नहीं तो ये उतना आसान नहीं है। अगर सॉल्यूशन को मैं सिर्फ रीड करवा दूं आपको पता चलेगा हाँ ये ठीक है, लेकिन जब खुद करने सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब होपफुली आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लिया होगा, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में लेट्स डिस्कस दिस वन आउट। तो यहां पे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईएफएससी का यूनिट है जिसने फॉरेन करेंसी में लिया है इनकम, और जो प्रॉफिट आपको दिखाया गया उस प्रॉफिट में 30 लाख इंटरेस्ट इनकम है, जो कि इंडियन कंसर्न ने बोरो किया है इन फॉरेन करेंसी आईएफएससी से। 80 लाख दूसरे ब्रांच से भी है। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जो आपने सॉल्यूशन किया रहेगा, टैक्स लायबिलिटी निकाली होगी आपने, तो ये बता दो कि आप लोगों ने ये जो 80 लाख पे क्या रेट के हिसाब से अपने टैक्स लगाया होगा। 80 लाख तो ये तो आपका अदर ब्रांच का है, उस पर रेट क्या लगाई होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, व्हाट इज द रेट दैट यू वुड हैव अप्लाइड इन दिस केस। तो जो भी सॉल्यूशन हुआ है आपका, उसमें ध्यान रखना 80 लाख पे आपने 5% का ही रेट लगवाना है। क्यों ये 5% का लगाना है, क्योंकि वो 115A के जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है यहाँ पे। और वो 115A का कंडीशन क्या है कि नॉन रेसिडेंट, पहले बताओ कि HSBC हांगकांग, भले उसका आईएफएससी में ब्रांच हो या कहीं और ब्रांच हो, है तो नॉन रेसिडेंट। अगर उसने क्या होगा, लोन दिया है फॉरेन करेंसी से जिससे उसको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो फिर उस केस में क्या होगा, वो इंटरेस्ट इनकम एक नॉन रेसिडेंट के लिए किस पर्टिकुलर चार्जेबिलिटी की तरफ जाएगा, 115A में। और फिर वो 115A के अंदर आपकी जो रेट बनेगी वो क्या होगी, एट 5%। तो 5% के हिसाब से स्टूडेंट्स ये क्या होगा, इसकी टैक्स रेट आप तय करोगे। ये चीज ध्यान रखना, 5% 80 लाख पे भी होगा। अभी आईएफएससी का तो प्रोविजन डिस्कस करना बाकी है, लेकिन मैं अदर ब्रांच के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि 80 लाख पे भी 5% का ही रेट लगने वाला है, फॉर द ओनली रीजन कि ये फॉरेन करेंसी में लोन अल्टीमेटली उसने लिया है, किससे, फ्रॉम एन इंडियन कंसर्न। फॉरेन करेंसी से उसने लोन दिया है टू एन इंडियन कंसर्न। प्रोविजन फॉर एनपीए एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये हमें इसको ये करना होगा व्हाइल वी डू द पीजीवीपी लेंगे, तब इसको कैलकुलेट हमें करना होगा। तब आपको ये ऐड करके फिर फाइनली आप लेस करोगे 3617 का 5% जो आपको बता दिया गया था। और यही वो ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस आपको पता होगा, अगर आपने देखा है कैलकुलेशन तो आपको पता होगा 3617 में जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जो दो अमाउंट है ना वो रिड्यूस की जाती है। तो आपको पता होगा 3617 के अंदर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई, मतलब जीटीआई बिफोर दी, यहाँ पे जीटीआई लेते हैं हम लोग, और वो अल्टीमेटली आपको ये ब्रॉड फ्रॉड लॉस और ये आपका चैप्टर 6 ये यूएडी ये रिड्यूस करके जो फिर फाइनल अमाउंट आता है उस पे आप 5% लगवाते हो। ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। और फिर बाद में स्टूडेंट्स आपको ये दिखाना होगा, यहाँ पे बताया गया कि ये जो लॉस होगा ये बता दिया गया है आप लोगों को कि ये किसका है, नॉन आईएफएससी यूनिट का ही है। तो ये यूएडी भी हम समझेंगे कि नॉन आईएफएससी यूनिट का होगा। उसकी अपनी वजह है, वजह ये है कि क्योंकि बिजनेस लॉस अभी अनअब्जॉर्ब्ड है, तो फिर ये यूएडी भी ये मान दिया जाएगा कि वो क्या होगा, अनअब्जॉर्ब रहेगा। तो दैट इज एन असम्पशन दैट वी आर टेकिंग व्हाइल वी आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जब मैंने बनाया था तो इसको इस तरीके से बनाया था, तो यहाँ पर भी वो यूएडी अज्यूम करके लेते हैं क्वेश्चन में, तो नीचे लिख दो यूएडी के कॉन्टेक्स्ट में assumed, इसको भी also assumed to be only of non IFSC यूनिट। ठीक है। तो अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो आइए जल्दी से
देखते हैं टैक्स लायबिलिटी एज पर टोटल इनकम देख रहा हूँ मैं, करवा रहा हूँ नॉर्मल कंपटीशन में कैसा होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, एज पर बुक्स 350, ये दोनों का ऐड, क्योंकि आपको तो पहले टोटल इनकम तो पर्सन का निकालना होगा ना, फिर बाद में आपको स्पेसिफिकली एटीएलए वो उसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे, आईएफएससी का उसका प्रॉफिट को अलग से आपको डिडक्शन दिलवाना है, तो वो आपको अलग से क्या है प्रॉफिट को कंप्यूट करना होगा। क्योंकि ध्यान रखना ये जो प्रॉफिट होता है जिस पे आपको डिडक्शन देनी है, एलिजिबल प्रॉफिट जिस पे आपको डिडक्शन देनी है, वो प्रॉफिट क्या होता है, कंप्यूटेड प्रॉफिट होता है, एंड दैट प्रॉफिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। ठीक है, तो वो प्रॉफिट एक कंप्यूटेड प्रॉफिट होगी, तो इस वजह से हमें उसको फिर अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग नोटिस करना फ्रेंड्स, हम लोगों ने एटीआई एटीआईबी के टाइम पे ये पॉइंट लिखा हुआ था, प्रॉफिट का मतलब क्या है। वहां पे नोट्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि प्रॉफिट का मतलब होता है क्या, कि ये कंप्यूटेड प्रॉफिट है और कंप्यूट करना होगा एज पर द पीजीबीपी। ठीक है, तो वो आपको कंप्यूट करके प्रॉफिट लानी है, फिर बाद में लीगल फिक्शन आपको अप्लाई करना है, वो आपके अगला नोट में आता है। यहाँ पे लीगल फिक्शन भी देख लिया जाएगा कि लीगल फिक्शन के अनुसार क्या सिचुएशन होती है, और फिर हमें ये देखना होगा कि कितना प्रॉफिट उसका, उस एलिजिबल बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना अमाउंट उसके जीटीआई के अंदर शामिल है। इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर चैप्टर 6A का एटीआई एटीआईबी में जो बताए गए थे आपको नोट्स में, तो वहां पे ये चीज आई थी। तो अभी फिलहाल तो पहले आप वहां तक तो पहुंचो जीटीआई तक, और फिर बाद में चैप्टर 6A में हम लोग देखते हैं। फिर इसमें आप ऐड करोगे आपका प्रोविजन फॉर एनपीए एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म, चालीस टोटलिटी में लेना होगा आपको, क्योंकि आप टोटल इनकम बना रहे हो। फिर आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ्स अंडर सेक्शन 36(1)(7) है, और जो होगा वो होगा 5% किस पे आपने करना है 350 प्लस 40 माइनस ये जो लॉस होगा इसको भी आपको माइनस करके चलना है, क्योंकि ये आप पूरे बैंक के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन दे रहे हो, ना कि कोई एक ब्रांच के कॉन्टेक्स्ट में। ब्रांच के कॉन्टेक्स्ट में भी देंगे, लेकिन जब डिडक्शन लेने की बारी आएगी तब, क्योंकि तभी वहां पे उसकी प्रॉफिट हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी, कितना प्रॉफिट पे डिडक्शन आप दोगे तो वो प्रॉफिट आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इस तरीके से इसको कार्रवाई करोगे। तो ये बन गया है आपका स्टूडेंट्स कि ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन जो निकाला है 17.5 है ये कॉन्टेक्स्ट में, और फिर बाद में आप इसका ग्रॉस अप ले लेना 372.5, और फिर इसके आगे आप लोग करेंगे विद द ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72(2), तो ये पहला जाएगा। फिर आपका आएगा यूएडी 10, एंड देन देयर आफ्टर जीटीआई आपको मिल जाएगा जो कि आपका 332.5 लेस चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATLA 100% of profit derived from the eligible business और अगर इस प्रॉफिट की मैं बात करूं तो फिर स्टूडेंट बताओ कितना है इसका प्रॉफिट है।
तो इसका प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। 50 में ये ऐड बैक करूंगा 10 को, 10 से मैं फिर बाद में क्या करूंगा, ये दोनों जो लॉस हैं दूसरे यूनिट के, जब इनकी प्रॉफिट कंप्यूट की जाएगी तो क्या ये मैं कंसिडर करूंगा? नहीं करूंगा। लीगल फिक्शन के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो फिर मैं मुझे इसकी ही सिर्फ मुझे क्या प्रॉफिट कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो फिर मैं यही अल्टीमेटली क्या है इसकी प्रॉफिट कंप्यूट करने वाला हूँ। ये लॉस का कोई भी योगदान यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कंप्यूट होगा वो है 50, 10 हो गया 60। ठीक है, 60 पे करवा दो आप। क्या करेंगे आप लोग, ये पर्टिकुलर प्रॉफिट पे 5%, तो कितना आ गया 3, 60 पे 5% 3, तो ये फाइनली आपका आ गया 57। 57 ये प्रॉफिट है जो कि कंप्यूट किया है, एंड दैट टू एज पर द लीगल फिक्शन। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्या 57 तक का प्रॉफिट जो है क्या ये जीटीआई में शामिल होगा? बताओ, 57 तक का प्रॉफिट क्या मान ले सकते हैं कि ये जीटीआई में शामिल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो नॉन एसईजेड यूनिट के प्रॉफिट बहुत तगड़े हैं, नॉन आईएफएससी की प्रॉफिट काफी तगड़े हैं, और वो अपने आप में ताकत रखता है। किस बात को लेकर ताकत रखता है कि ये जो ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस और यूएडी है वो खुद ही अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये उसके अंदर ही एडजस्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉस है, ये ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस हुआ या यूएडी हुआ, ये जीटीआई में आते आते आईएफएससी के प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं कर देगा, क्योंकि लीगल फिक्शन के हिसाब से तो हमने 57 की प्रॉफिट निकाल ली है। लीगल फिक्शन के हिसाब से ये प्रॉफिट मैंने 57 की निकाल ली है, लेकिन जीटीआई तक आते आते प्राइमली एक ज्ञात करो, वहां पे स्टेप मैंने लिखवाया भी है, आप लोग नोट करके चलना। वहां पे जो आपने नोट किया था उसमें ये चीज स्पेसिफिकली लिख के दी गई है कि चलो लीगल फिक्शन के हिसाब से आपने प्रॉफिट लाना है, वो आपने ला दिया कंप्यूट करके। दूसरा होता है ये भी देखना है कि उस एलिजिबल बिजनेस का जीटीआई में आते आते कितना प्रॉफिट रह गया है, क्योंकि मैक्सिमम तो आप उतना ही प्रॉफिट का डिडक्शन दे सकते हो विच इज इंक्लूडेड इन द जीटीआई। और इसी वजह से ये देखना है कि क्या ये 57 पूरा का पूरा बैठा रहेगा जीटीआई में, एंड द आंसर इज यस। जैसे मैंने कहा ना आपको कि नॉन आईएफएससी के अपने प्रॉफिट काफी तगड़े हैं, और उसी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, उसी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो नॉन आईएफएससी का प्रॉफिट वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में ताकत रखता है। किसको? ब्रॉडफोर्ड लॉस को, यूएडी को। तो इसका मतलब ये जो लॉस है और ये यूएडी है वो आईएफएससी के प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं करेंगे इन कंप्यूटिंग द जीटीआई के कंपटीशन में। तो इसी वजह से ये पूरा 57 का प्रॉफिट शामिल है, और इसी का फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी का फिर बाद में 100% ले लिया जाएगा, जो कि आपको 57 फिर मिल जाता है। एंड फाइनली ये आपको टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम आ जाएगा कितना है, 270.5। अच्छा, इसमें ये भी बात है कि ये जो 50 का जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, इसके अंदर 30 लाख इंटरेस्ट इनकम है। 30 लाख इंटरेस्ट इनकम बैठा हुआ है। वो इंटरेस्ट इनकम जो कि फॉरेन करेंसी से क्या है, फॉरेन करेंसी लोन के जरिए ये इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है आईएफएससी वाले को, जिसका आपको पता ही है कि 115A के अंदर ही इसकी चढ़ती है रेट। लेकिन एज पर दी एफए 2019 का अमेंडमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रॉफिट भी क्या क्वालिफाई कर जाएगा, भले ही उस पे क्या होगा, प्रॉफिट पे ये 115A का जो रेट है ग्रॉस बेसिस पे जो लगता है, क्या उस पे भी आपको एटीएलए का डिडक्शन मिल जाएगा ना? आंसर इज यस। तो ये एटीएलए का डिडक्शन स्टूडेंट्स उस पे भी आपको दे दी जाएगी। तो ये एक मैं नोट लिखवा दूंगा। और टैक्स लायबिलिटी फिर आप कैलकुलेट करने का, मैंने कैलकुलेट यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें स्पेशल रेट पे जो आएगा आपका टैक्स लायबिलिटी वो आपका 115A है। जो नॉन आईएफएससी वाले जो ब्रांच है वो उन्होंने क्या किया है, फॉरेन करेंसी में लोन दिए तो इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में उसको मिल रहा है। तो वो 115A की जो कंडीशन है कि नॉन रेसिडेंट का इनकम अगर फॉरेन करेंसी में वो देता है, फॉरेन करेंसी का लोन देता है, तो उससे जो इंटरेस्ट इनकम आएगी तो वो ग्रॉस बेसिस पे क्या होगा, 20% के रेट पे टैक्स होगा, 20% स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ पे 80 लाख वाला जो अमाउंट था उस पे 20% है, जो कि आपका 16 आ गया।
और फिर नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, तो ये FA19 का आपने रेट लिया है और किस पे लगाओगे आप 275.5 माइनस 80 लाख और इस पे 40%, इस पे 40%, तो ये आ गया 78.2। फाइनली आपके पास है 94.2 और फिर प्लस सरचार्ज आपका आ रहा है एट 7%, 6.59 प्लस HEC आपका आ रहा है 4% के हिसाब से 4.03 और फाइनली आपके पास आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी 104.82। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका नोट में आएगा। कि ये नोट किसके लिए होगा, फॉर 30 lakhs वाला जो है वो आप नोट लिखेंगे 30 लाख पे। क्या है दैट 15 has been amended that such condition of non-availability of deduction under section 80 shall not be applicable। तो ये लिख दोगे जल्दी से नोट में। Although rupees the interest income earned in foreign currency by the IFSC unit shall be subject to special tax rate under section 115A on gross basis. However, no deduction shall be allowed in respect of the income chargeable on gross basis. The Finance Act 2019 has introduced an amendment whereby the interest income of the non-resident IFSC unit chargeable under section 115A shall be allowed the deduction under section shall be allowed या shall be eligible लिख दो, एक ही चीज हुई। एलिजिबल वर्ड इस्तेमाल करना, shall be eligible for the deduction
ऐसा एलिजिबल वर्ड यूज कर रहे हो तो फिर अलाउड के बजाय अगर एलिजिबल वर्ड यूज कर रहे हो तो एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में नोट में आपने ये लिख दिया होगा। अब इसके अलावा वो और एक पॉइंट आपको बता दूं, यहाँ पे द प्रॉफिट computed as per the legal fiction in respect of the eligible business is rupees 57 lakhs and the said amount is also included, and the said amount is also included in the GTI, is also included in the GTI of the eligible GTI of the eligible business, sorry, GTI of the SSE, since the brought forward loss and the UAD is fully adjusted, brought forward loss and UAD is fully adjusted against the profit of the non-IFSC branch. वापस से पढ़ रहा हूँ, दी प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर द लीगल फिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिजिबल बिजनेस इज रुपीज 57 lakhs and the amount is also included in the GTI and the said amount is also included in the GTI of the SSE since the brought forward loss and the UAD is fully adjusted against the profit of the non-IFSC branch. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट ये कर लिया अपन ने कंप्लीट। अब इसको अब स्टूडेंट चलते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। कंप्लीट हो गया आप लोगों का? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है आपका अब पूरी तरह से IFSC का बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स आपने रिवीजन यही कंपार्टमेंट वाइज से ही करनी है और हो सके प्लीज ये क्वेश्चन देख के जाना, ये अदरवाइज ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा अनलेस एंटिल यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग केयरफुली। अब मैंने अपने बेस्ट विजडम के हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए बनाया है अमेंडमेंट को देके। अब देखते हैं आगे किस्मत है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन फाइनली बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन आई कैन बेट ऑन दिस स्टूडेंट, ये अगर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे ना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का ये एरिया है और इसको इसी तरीके से पहले तो आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे करना है और फिर ये इस तरीके से प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन रेफर करके इसको क्लोज करना है।